हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और फाइनली जो है DFCCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। अगर हम बात करें तो किस ब्रांच के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कहाँ पर एलिजिबल है, किस किस में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो एप्लीकेशन जो है आपके पास में 18 जनवरी से आपका एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। 18 जनवरी यानी कि आपके पास में आज से इसका फॉर्म जो है फिलिंग है वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 16 फेब यानी कि पूरा एक महीना आपके पास में है कि आप इसकी फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो करेक्शन के लिए 23 से लेकर 27 तक अगर कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो ये डेट याद रखना, 23 से लेकर 27 तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है अपना करेक्शन है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट CBT 1 की जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल के अंदर होगी। लगभग अभी डेट फिक्स नहीं बोला है लेकिन टेंटेटिव है कि अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि आपके पास में लगभग अगर हम बात करें 2 से 3 महीने आपके पास में इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। टेंटेटिव शेड्यूल सेकंड जो स्टेज होगा CBT 2 वो हमारे पास में 2000 कहाँ पर अगस्त के अंदर होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा PET वो अक्टूबर या नवंबर के अंदर होगा। यानी कि लगभग पूरे एक साल का लगभग प्रोसेस आपको लग जाएगा 6 महीने रिजल्ट आने तक, है ना। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास में बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास में क्या बोला हुआ है, डेट ऑफ CBT एग्जाम आपको उसने दे रखी है। इन्होंने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर जो है डिटेल पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास में। तो देखो जूनियर इंजीनियर फाइनेंस के अंदर हमारे पास में, ठीक है, ये वैकेंसी हमारे काम की नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिविल के अंदर अगर मैं बात करूं, सिविल के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो 36 वैकेंसी सिविल के अंदर हमारे पास में है। इसके अंदर ध्यान रखना यहां पर बोला हुआ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस चीज का ध्यान रखना, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों अलग अलग होता है। यहां पर बोला हुआ कि इसेंशियल ये होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ के अंदर होना चाहिए, इन सभी में आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ 36 वैकेंसी इसके अंदर आपको दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें 64 वैकेंसीज हैं। 64 वैकेंसीज के अंदर अगर हम बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जितनी ब्रांचेस हैं 60% हमारे पास में जो है 60% से ज्यादा आपके पास में होना चाहिए परसेंटेज, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। ये बहुत सारी ब्रांचेस आपको दे रखी है। इसके अंदर अगर आपके पास में तो आप 75 वैकेंसी आपके पास में है जिसमें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास में तो यहां पर ध्यान रखना सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के अंदर आप प्योर इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास में तो आप फिल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट यहां पर पोस्ट हमारे पास में या इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो नेक्स्ट समझना क्या बीटेक वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, एमटेक वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर बोला हुआ है कि एप्लीकेंट शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो भी हमारे पास में 16 फरवरी लास्ट है उससे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी हो जानी चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट्स वेटिंग फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट आपके पास में नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आपसे क्या बोला हुआ है, अगर आपके पास में क्लोजिंग डेट के बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बोला है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज आपके पास में आर, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी लेटरल एंट्री स्कीम है, लेटरल एंट्री से अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर आप लेटरल एंट्री से हैं, लेटरल एंट्री से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपके पास में। ये बोला कैंडिडेट्स बीटेक एमटेक, अगर हम बात करें ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम डिसिप्लिन शेल ऑल्सो बी कंसिडर फॉर द पोस्ट वेयर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी बीटेक इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन अगर आपको दिया गया है, ध्यान रखना। उसने अगर बी बीटेक अगर आपको दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर तो आप वहां पर अप्लाई हैं। इफ ए कैंडिडेट इंटीग्रेटेड, अगर मैं बात करूं बी बीटेक और एमटेक प्रोग्राम आपके पास में है
2 सेपरेट डिग्री आपके पास में है, देन द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स, बी बीटेक वाले जो मार्क्स है आपके पास में कंसिडर किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं ना। इंजीनियरिंग डिग्री हमारे पास में जो बी है, बीटेक है, बीएससी है, 4 ईयर हमारे पास में कैन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन द कोर्स कंडक्टेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज जो भी हमारे पास में है वो भी आप अप्लाई है ना, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन में तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। ये बोला द पोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यहां पर ये बोल रहा है द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, आपसे बोला द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट्स आर हायर देन द, जो भी हमारे पास में डिप्लोमा है वो उसके लिए आपके पास में क्या हो, बी बीटेक इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स सेल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई। चलिए आपको यहां पर ये मेंशन कर दिया है कि जहां पर उन्होंने बोला था पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव में डिप्लोमा उन्होंने बोल रखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहां पर ये बोला कि हायर क्वालिफिकेशन जो भी हमारे पास में रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में है, चाहे बी हो, बीटेक हो, बीएससी हो, विद मिनिमम 60% मार्क्स सेल ऑल्सो बी अप्लाई, एलिजिबल आपके पास में है। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा अब आप दोनों फॉर्म जो है इसको फिल कर सकते हैं। ये बोला है द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ जो हमारे पास में है इज मैंडेटरी, वो उतना होना ही चाहिए आपके पास में। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, और आपका कॉलेज क्या होना चाहिए, यूजीसी या एआईसीटी प्रूफ आपके पास में रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमारे पास में क्या है, एज लिमिट के बारे में ध्यान रखना। एज लिमिट जो है काफी ज्यादा दे रखा है, वैसे भी एज लिमिट 18 से लेकर 18 से लेकर अगर आपके पास में 30 साल तक है एज लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव या एमटीएस के अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन और आपके पास में जो है वो दिया हुआ है, 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 ईयर OBC NCL के लिए, 10 ईयर किसके लिए, तो हमारे पास में जो भी SC/ST PWD से अगर बिलोंग करते हैं, OBC NCL के हमारे पास में है तो उनके लिए 10 ईयर का आपके पास में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बोला हुआ है कि नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना आपके पास में नहीं होना चाहिए। फोटो की साइज के बारे में जरूर देख लें इस नोटिफिकेशन के अंदर किस किस साइज के आपको अपलोड करने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम कैसे रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो समझना सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें यहां पर तो देखो जूनियर, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की मैं बात करता हूं, एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल और एसएनटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT1 CBT2 होगा हमारे पास में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके पास में नहीं होंगे, आपके पास में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ध्यान रखना आपका नहीं होगा, किसका, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल और एसएनटी हो, तो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट आपके पास में रहने वाला है। अगर हम इसकी सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके सिलेबस में अगर हम बात करें CBT1 और CBT2 हमारे पास में 2 रहेगा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में रहेगी और कितनी रहेगी ध्यान रखना 1/4 हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पहला जो टेस्ट होगा CBT1 वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि फाइनल मार्क्स आपके पास में नहीं जुड़ने वाले हैं। फाइनल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा CBT2 को अच्छे से करना पड़ेगा, लेकिन हाँ पहले CBT1 क्वालिफाई भी करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो CBT2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टेज 2 के लिए हमारे पास में क्या होगा, 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज द वैकेंसी पोस्ट नोटिफाइड एज पर द मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट, लगभग 20 टाइम्स हमारे पास में लिया जाएगा स्टूडेंट को यहाँ पर किसके अंदर CBT1 में से। नेक्स्ट अगर हम बात करें CBT1 के सिलेबस के बारे में तो CBT1 का सिलेबस जो है वो अगर आप RRB की तैयारी अगर आपने की होगी तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। CBT1 में मैथमेटिक्स आपको आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल साइंस आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और नॉलेज ऑफ रेलवे के बारे में नॉलेज होना चाहिए 10 मार्क्स का। तो ये टोटल मिलाकर ये आपको CBT1 का सिलेबस आपके पास में। स्टेज 2 के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास में होगा, 1 मार्क्स ईच होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट होगा। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, तो ये बोला है कि क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेक्शन, देयर विल बी द सेक्शनल कट ऑफ इन CBT1 में सेक्शनल कट ऑफ हमारे पास में जाएगी, नॉर्मलाइज हमारे पास में रहेगा फाइनल रिजल्ट के लिए। तो ये सब कुछ आपके पास में बोला गया है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर फॉर्म फीस है
आपको दे रखा है ऑब्जेक्शन के लिए आपको 100 रुपए आपको देना पड़ेगा पर क्वेश्चन, अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो। ये सब बात की बातें, अभी इसमें कुछ काम का नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस जो है वो क्या रहेगा हमारे पास में, वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, बाकी ये सारी चीजें आपको दे रखी है, ये अभी फिलहाल के लिए आपके काम के नहीं। एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम आपके पास में होने वाला है। एप्लीकेशन फीस जूनियर, अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 1000 रुपीज आपके पास में, 1000 रुपीज जो है आपको पे करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो भी हमारे पास में एप्लीकेबल चार्जेस हैं एक्स्ट्रा, वो भी आपको यहाँ पर पे करने हैं, जो जीएसटी और जो गवर्नमेंट ने लगा रखा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्या करना है, पे करना है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके पास में। अब आप में से कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर एक बार DFCCIL का एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, एक बार वो प्लीज बता दीजिए, तो उसके हिसाब से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो CBT2 मतलब टेक्निकल डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर आप टेक्निकल एग्जाम DFCCIL अगर आपका टारगेट है और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन DFCCIL की, अगर हम बात करें CBT1 और CBT2 की कंप्लीट प्रिपरेशन, आप जो है हमारा कॉम्बो बैच D अभी जस्ट नया स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस भी CBT2 का तो हो ही जाएगा, CBT1 का जो है वो मैक्सिमम सिलेबस है वो भी हमारे पास में कवर हो जाएगा ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन है कॉम्बो बैच D से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरह का एग्जाम का लेवल रहने वाला है और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।